हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज की इस वीडियो में हम हरिहर काका कहानी के अगले भाग को देखेंगे। बच्चों, यह कहानी कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 से लिया गया है, जिसके लेखक हैं मिथिलेश्वर। बच्चों, कहानी काफ़ी लंबी होने की वजह से हम लोगों ने इसे कई पार्ट में पढ़ा है। अब तक हम लोगों ने हरिहर काका का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 पढ़ लिया है। अब इसके आगे हम पार्ट 5 पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब तक की कहानी तो आप लोग समझ चुके होंगे कि हरिहर काका का जो सेवा हो रहा था वह क्यों हो रहा था। वह सेवा उनके 15 बीघे खेत के लिए हो रहा था, क्योंकि हरिहर काका का तो कोई औलाद था नहीं जो उनकी संपत्ति का मालिक होता। इसीलिए उनके भाई चाहते थे कि हरिहर काका अपनी संपत्ति जल्द से जल्द उनके नाम कर दे। ऐसा क्यों चाहते थे? क्योंकि महंत जी ने उन्हें किडनैप कर लिया था, उनका अपहरण कर लिया था और एक कोरे कागज़ पर उनके अंगूठे के निशान ले लिए थे। तो भाई साहब अब बहुत डरे हुए थे कि महंत एक बार कर चुका है तो वह बार बार भी कर सकता है। इसीलिए वह चाहते थे कि हरिहर काका जो हैं वह जल्द से जल्द अपनी संपत्ति उनके नाम कर दे। अब हरिहर काका भी बहुत ही समझदार थे। वह जानते थे कि उनके मरने के बाद तो उनकी संपत्ति उनके भाइयों की ही होगी, लेकिन अपने जीते जी अगर वो अपनी संपत्ति अपने भाइयों के नाम कर देते हैं तो वह दूध की मक्खी हो जाएंगे, जिन्हें मतलब निकल जाने के बाद उनके भाई निकाल करके फेंक देंगे। तो हरिहर काका यही सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो बुढ़ापे में जीना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वह कहते हैं कि बुढ़ापे का दिन काटना क्या हो जाएगा, मुश्किल। चलिए अब देखते हैं बच्चों आगे की कहानी। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ और ही तैयार हो रहा था। ठाकुरवाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजों के नाम लिख दें। वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता है। तो बच्चों, हरिहर काका के भाई जो थे वह महंत से डरे हुए थे, क्योंकि महंत ने एक बार हरिहर काका का अपहरण कर लिया था उनकी संपत्ति के लिए। ठीक है, महंत चाहता था कि हरिहर काका अपनी 15 बीघा ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दे, और हरिहर काका ऐसा नहीं चाहते थे। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया था, हरिहर काका का अपहरण कर लिया था और एक सादे कागज़ पे उनके अंगूठे के निशान भी ले लिए थे। तो सभी चाहते थे कि हरिहर काका विधिवत तरीके से अपनी जायदाद का मालिक अपने भतीजों को बना दे। अब देखिए, सुबह दोपहर शाम रात गए तक यही चर्चा, लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते। कहते, मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः मिल जाएगी, इसीलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। महंत के अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है। तो अब हरिहर काका जो हैं वह साफ मना कर देते कि देखो भाई, जब तक मैं ज़िंदा हूँ अपनी ज़मीन जायदाद जो है वह किसी के नाम नहीं करूँगा। मेरे मरने के बाद तो यह सब तुम्हारा ही होगा, और महंत ने जो भी कुछ किया उसके लिए तो हमने मुकदमा दर्ज कर ही दिया है, तो फिर परेशान होने की क्या ज़रूरत है। भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया, लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया कि अपनी ज़िंदगी में वह नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो रूप महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे, कह रहे थे सीधे मन से कागज़ों पर जहाँ जहाँ ज़रूरत है अंगूठे की निशान बनाते चलो,
अन्यथा मारकर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे। गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलेगी। अब यहाँ देखिए बच्चों, जब हरिहर काका अपने भाइयों की बात नहीं माने तब भाइयों ने उन पर दबाव देना शुरू किया और उन्होंने कैसा रूप धारण कर लिया, वही महंत जी के जैसा। जैसे महंत जी ने ज़बरदस्ती हरिहर काका के अंगूठों का निशान लिया था, उसी प्रकार अब उनके भाई भी ज़बरदस्ती हरिहर काका के अंगूठों का निशान ले रहे थे और साथ ही उनको धमकी भी दे रहे थे कि अगर तुमने निशान नहीं लगाया तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो अब हरिहर काका को स्पष्ट हो गया कि मेरे भाई भी कैसे हैं, महंत की तरह ही हैं। वह भी लालची और स्वार्थी हैं। उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ मेरी संपत्ति से मतलब है। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। अज्ञात की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए भी तैयार हो जाता है। हरिहर काका ने सोच लिया कि ये सब एक ही बार उन्हें मार दें, वह ठीक होगा, लेकिन अपनी ज़मीन लिखकर रमेशर की विधवा की तरह शेष जिंदगी में घुट घुट कर मरे, यह ठीक नहीं होगा। रमेशर की विधवा को बहला फुसलाकर उसके हिस्से की ज़मीन रमेशर के भाइयों ने लिखवा ली। शुरू में तो उसका खूब आदर मान किया, लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों जून खाना देते उन्हें अखरने लगा। अंत में तो उसकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते। हरिहर काका को लगता है कि अगर रमेशर की विधवा ने अपनी ज़मीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखारते होते। तो बच्चों, देखा आप लोगों ने, हरिहर काका अब किसी के धमकियों से नहीं डरने वाले थे, क्योंकि वह सारी बातें समझ चुके थे। और उदाहरण के तौर पर वह हमें बता रहे हैं कि उनके गांव में एक रमेशर की विधवा थी। रमेशर जो मर चुका था, उसकी पत्नी। कहते हैं कि रमेशर की पत्नी के पास जो धन संपत्ति था, अगर वह अपने मरने तक संभाल के रखती तो आज लोग उसके पांव पखारते, ठीक है, उसे सही से खाना पीना देते। लेकिन उसने क्या किया था, अपनी संपत्ति अपने देवरों के नाम कर दी और बुढ़ापे में उसे बहुत ही दुख झेलना पड़ा। कोई उसे खाने को भी नहीं पूछता था। तो इसलिए हरिहर काका यह सोच रहे हैं कि इस तरीके से घुट घुट कर जीने से तो बेहतर है कि मेरे भाई मुझे एक बार में ही मार दें। लेकिन वह अपने जीते जी किसी को अपनी संपत्ति नहीं देंगे। आगे लेखक कहते हैं, हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है, मुझे मार दो, मैं मर जाऊँगा, लेकिन जीते जी एक धूर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं हो। तो बच्चों, ये सभी घटना होने के बाद हरिहर काका बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार ही दो, क्योंकि जीते जी तो मैं अपनी ज़मीन तुम्हें लिखूंगा नहीं। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे। अब भाई कहते हैं, देखता हूँ तुम कैसे नहीं लिखते। लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के लिखो। अब उनके भाई इस तरीके से उन्हें धमकी दे रहे हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ये इमेज, इसमें ये हैं हरिहर काका, और हरिहर काका का एक भाई उनका हाथ पकड़े हुए हैं। दूसरा भाई देख रहे होगे आप, यहाँ ये दूसरा भाई है, उनका कमीज़ पकड़े हुए हैं, और तीसरा भाई उन्हें लाठी से मारने वाला है। तो इस तरह से उनके तीनों भाई उन्हें क्या कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, ताकि वह अपनी संपत्ति जो है वह अपने भतीजों के नाम कर दे। लेकिन हरिहर काका भी ऐसे नहीं थे कि वह अपनी संपत्ति अपने भतीजों के नाम कर दे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा, अगर मारना ही है तो मार दो, ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा, मौत ही भली है। लेखक कहते हैं, हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार करने लगे थे। अकेले हरिहर काका कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। बच्चों, हरिहर काका अब बूढ़े हो गए थे, वह अकेले कैसे अपने तीनों भाइयों का सामना करते।
फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों को चेत आया कि मुंह तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तत्क्षण उन्हें पटक उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज़ गांव में पहुंच गई थी। टोला पड़ोस के लोग दलान में जुटने लगे थे। ठाकुरबाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक भी चली गई, लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है, इससे दूसरों का क्या मतलब। लेकिन महंत जी ने वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वह पुलिस की जीप के साथ आ धमके। तो देखा बच्चों किस प्रकार उनके भाइयों ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया, और हरिहर काका अब इतने कमज़ोर थे कि वह अकेले अपने तीनों भाइयों का सामना नहीं कर पाते। तो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। उनके चिल्लाने पर गांव के लोग इकट्ठा होने लगे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो महंत जी के पक्षधर थे, यानी महंत जी के पक्ष में रहते थे। वह तुरंत ही महंत जी के पास गए और ये सारी बातें बताए, और महंत जी ने भी क्या किया, तुरंत पुलिस को लेकर के उनके घर पर आ धमके। अब देखिए आगे क्या होता है। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया। घर तलाशी शुरू हुई। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया, जिस हालत में ठाकुरबाड़ी में उन्हें बरामद किया गया था। अब बच्चों महंत जी तो उनके साथ बुरा व्यवहार किए ही थे, अब उनके भाइयों ने भी उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। इससे हरिहर काका बहुत ही दुखी हो गए थे। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया है, कि जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, कि उन्हें खूब मारा पीटा है, कि उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी, कि अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो उन्हें जान से मार देते। तो हरिहर काका ने सारी बातें पुलिस को बता दी कि उनके भाइयों ने इस तरह से उन्हें उत्पीड़ित किया। हरिहर काका के पीठ, माथे और पांव पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए। वह बहुत खराब हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छींटकर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए। चंपत हो जाना यानी भाग जाना। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए। अब देखिए बच्चों कि उस जमीन के लिए सभी हरिहर काका के पीछे ही पड़ गए। पुलिस के आते ही उनके भाई जो थे वह भाग खड़े हुए। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए हैं। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे। तब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे, और यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरिहर को अकेला और असुरक्षित पा उनके भाई पुनः उन्हें धर दबोचेंगे। इसीलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य में रहकर ही उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए। तो बच्चों इन सभी घटनाओं के बाद हरिहर काका समझ गए थे कि वह सुरक्षित नहीं हैं, न ही अपने घर वालों के साथ और न ही ठाकुरबाड़ी के महंत जी के साथ, और उन्होंने पुलिस से अपनी सुरक्षा के लिए कुछ सुरक्षाकर्मी की मांग की। अब कहानी में आगे देखिए बच्चों, लेखक कहते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही है, क्योंकि भाई सोच रहे हैं कि महंत जी कहीं उन्हें उठा के ना ले जाए, और महंत सोच रहा है कि कहीं उनके भाई उन्हें उठा के ना ले जाए।
ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क हैं कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती न करने पाए। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील थे। वह फिर से चाहते थे कि हरिहर काका को अपनी बातों में उलझा उन्हें अपने अपने घर ले जाएं। जैसे महंत चाहता था कि हरिहर काका को अपनी बातों में लेकर के ठाकुरबाड़ी ले जाए और भाई चाहते थे कि उन्हें वापस पुनः घर ले जाया जाए। तो थे तो दोनों के दोनों लालची। गांव में एक नेताजी हैं। वह ना तो कोई नौकरी करते हैं और ना खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। राजनीति की जादू छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी ज़मीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी ज़मीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट आते हैं। तो बच्चों, सभी उनके ज़मीन के पीछे पड़े हैं, लेकिन अब हरिहर काका अपना ज़मीन जो है वह किसी को नहीं देने वाले हैं। तो जो नेताजी थे उनके पास आते हैं हरिहर उच्च विद्यालय बनवाने के नाम पे उनका ज़मीन लेने के लिए। वह उन्हें भी मना कर देते हैं। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र हैं हरिहर काका। अब गांव के सभी लोगों की जुबान पे कौन है बच्चों? हरिहर काका। सभी की जुबान पे उन्हीं की चर्चाएं हैं। आंगन, खेत, खलिहान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी ही चर्चा। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना है ही नहीं। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं तो घटती ही रहती हैं, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं है। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है तो फिर उसका कोई अंत नहीं। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं। राम जाने क्या होगा। दोनों ओर से लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी ज़मीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा? अब देखिए बच्चों, गांव में यही चर्चा है कि अब क्या होगा। सभी ने, उनके भाइयों ने भी अंगूठे के निशान ले लिए हैं और महंत ने भी। अब पता नहीं उनकी ज़मीन का उत्तराधिकारी कौन होगा। अब इसी बात पर गांव के लोग जो हैं वह चर्चा कर रहे हैं और यह बात ऐसी है कि दिन रात लोग इसी में लगे हुए हैं। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है। तो बच्चों, लोग गांव में क्या करते हैं, छोटी से छोटी बात को भी बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं। फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता। लेकिन फिर भी गांव वालों के पास कोई समाधान नहीं है। अंत में जाकर के लोग वहीं पे अटक जाते हैं कि पता नहीं हरिहर काका की ज़मीन का मालिक कौन होगा। ठीक है, रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं बनी ही रहती हैं। लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं। अब भाई लोग अपना अपना वक्तव्य देते ही रहते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। उत्तराधिकारी ठाकुरबाड़ी को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी ओर लोग कहते कि हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता। अब भाई लोग हैं तो बातें तो करेंगे ही, है ना। सबकी सोच अलग अलग होती है। लेखक कहते हैं, ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिससे खबर हाथ लगती वह नमक मिर्च मिला उसे चटका कर आगे बढ़ा देता। तो बच्चों, पहले ही आपको बताया है कि गांव के लोगों को कोई काम नहीं होता। वह क्या करते हैं कि उन्हें अगर कोई खबर मिली तो पूरे गांव में फैला देते हैं और बातों को एकदम मसालेदार बना के फैलाते हैं। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई
इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर को ख़त्म क्यों नहीं कर दिया। बात ही आगे नहीं बढ़ती। अब लीजिए भाई, गांव के लोग ये भी कहने लगे कि अब उनके भाई और महंत जी यही सोच रहे हैं कि अगर हरिहर काका को मार देते तो ये समस्या ही नहीं होती भैया। फिर कहते हैं एक दूसरी खबर आती है कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरवाली के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफ़ी लड़ाई होगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। अब गांव के लोग भी कुछ कम नहीं होते हैं बच्चों। हरिहर काका तो अभी जिंदा ही हैं, लेकिन लोगों ने उनके मरने की भी सोच रखी है कि वह अगर मर जाएंगे तो महंत और उनके भाइयों में काफ़ी लड़ाइयाँ होंगी। तो उनके जीते जी उनके मरने के बारे में भी लोग ने सोच लिया है। एक तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बूटन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बूटन लेगा और दखल करा देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बूटन ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है। अब गांव के लोग यह भी सोचने लग गए कि अगर हरिहर काका मर जाएगा तो एक मशहूर डाकू है गांव में, उसका नाम है बूटन। ठीक है, डाकू किसे कहते हैं आप लोग तो जानते ही होंगे, जो ज़बरदस्ती किसी के चीज़ों को हथिया ले। ठीक है, तो उस डाकू का नाम था बूटन सिंह। तो गांव के लोग यही सोच रहे थे कि हरिहर काका के भाई जो हैं वह बूटन सिंह के पास जाएंगे और हरिहर काका की ज़मीन को अपने नाम करवा लेंगे, उससे सहायता लेकर के। अब देखिए चौथी खबर भी आती है कि महंत जी ने निर्णय लिया है कि हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वह बुलाएंगे। अब लो भैया, बेवजह की खबरें जो हैं वह गांव में फैलती जा रही हैं। चौथी खबर थी कि हरिहर के मरने के बाद क्या होगा, महंत जी सभी साधुओं और नागाओं को बुलाएंगे और हरिहर काका की ज़मीन अपने नाम करवाएंगे। तो खबरें हैं ऐसे ही फैल रही हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। मनगढ़ंत बातें कहते हैं बच्चों इसे। गांव के लोग इसी प्रकार की मनगढ़ंत बातें बनाते रहते हैं। रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया था। तो बच्चों लेखक कहते हैं कि जैसी जैसी बातें गांव के लोग कर रहे थे, जैसे जैसे मनगढ़ंत बातें वो बना रहे थे, उससे गांव का वातावरण क्या हो रहा था, खराब हो रहा था, भयावनी यानी डरावना हो रहा था। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा था, यानी लोगों के मन में अपने ही बातों को लेकर के डर बैठता जा रहा था, क्योंकि लोग जो हैं वह बेवजह की खबरें फैला रहे थे, झूठी खबरें फैला रहे थे, और इस वजह से गांव के लोगों के बीच में डर फैल गया था। सबके मन में यह बात है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आए नहीं हैं, एक ना एक दिन उन्हें मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा। इसीलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी, एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुठलाकर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। तो देखिए बच्चों, लोगों के अंदर भय किस बात का है, हरिहर काका के मरने का, कि अगर हरिहर काका मर गए तो उनकी संपत्ति के लिए बहुत ही भयंकर लड़ाई छिड़ने वाली है। किसके बीच, महंत और उनके भाइयों के बीच, है ना। और इसकी चपेट में गांव भी आएगा। तो इस वजह से गांव के लोग जो हैं वह आतंकित हैं, डरे हुए हैं। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन हो अपनी ज़िंदगी के शेष दिन काट रहे थे। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है। उनके हिस्से की ज़मीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए।
कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं। तो बच्चों, जिस इंसान के साथ इतनी बड़ी घटना घटी हो, वह बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है, बिल्कुल मौन। अब उसे किसी पर भी भरोसा नहीं रहता है। तो लेखक यही कह रहे हैं कि जैसी घटनाएं उनके साथ घटी, उससे अब हरिहर काका क्या हो गए हैं? बिल्कुल मौन हो गए हैं, चुप हो गए हैं। वह किसी से कुछ भी नहीं कहते, सिर्फ अपना काम करते हैं। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर ही खूब मस्ती से रह रहे थे। जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास। अब तक जो नहीं खाया था, दोनों जून उसका भोग लगा रहे थे। तो लेखक कहते हैं कि हरिहर काका की सुरक्षा में जो पुलिस जवान आए थे, वह खूब मौज मस्ती से रह रहे थे। इसीलिए यहाँ पर लेखक एक लोकोक्ति कहते हैं, जिसका धन वह रहे उपास, यानी जिसके पास संपत्ति हैं, चीज़ें हैं, वह उसका उपयोग ही नहीं कर पा रहा है। और खाने वाले करे विलास, और दूसरे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, वह उसी की संपत्ति पर क्या कर रहा है? विलास भोग रहा है, यानी आनंद उठा रहा है। ठीक है बच्चों, तो हरिहर काका की ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार लोग स्वार्थ की भावना से हरिहर काका की सेवा में जुटे हुए हैं, लेकिन उनकी स्वार्थ सिद्धि ना होने की वजह से वह हरिहर काका पर जुल्म और अत्याचार भी करते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? हरिहर काका को उन सब से अलग रहना पड़ता है, क्योंकि वह उनकी संपत्ति के लिए उन्हें मार डालने तक को भी तैयार हो गए थे। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है बच्चों कि संपत्ति का जो लालच होता है, वह अपना पराया कुछ भी नहीं देखता। इसीलिए कभी भी इंसान को लालच नहीं करना चाहिए। किसी की सेवा हमें निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की मज़ेदार कहानियाँ आपको सुनने को मिलते रहे। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।